सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड से संबंधित केंद्र सरकार में लोकसभा व राज्यसभा का गठन, और हमने पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां, कार्यकाल, योग्यता, वेतन के बारे में, और हमने पढ़ा था राज्यसभा की सभापति व उपसभापति की शक्तियों के बारे में। आइए आज हम पढ़ेंगे संसद की शक्तियों में, विशेष तौर से हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। तो विद्यार्थियों, हम चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं। देखो, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में भारत की संसद का उल्लेख किया गया है, यानी भारत की एक संसद होगी, अनुच्छेद 79 में कहा गया है। 80 में क्या कहा गया था कि 80 में कहा गया था, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, सरला से संसद अनुच्छेद 79, रे से राज्यसभा अनुच्छेद 80, ला से लोकसभा अनुच्छेद 81, यानी सहरैला है ना, एक लड़की का नाम है जिसके अंदर ये हमारे भारत की संसद के दोनों सदन शामिल है, लोकसभा राज्यसभा। अब देखिए, हम पढ़ते हैं विधायी शक्तियों की। पहली शक्ति देखो, भारत की संसद में विधायी शक्तियों में पहली शक्ति कि संसद का पहला कार्य है कि राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना। राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश की जो सरकार होती है उसका पहला ये परम दायित्व बनता है कि उस देश में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना, राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए कानूनों को निर्माण करना। देखो, एक बात मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, हमारे भारत जैसा जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जनता ही क्या करती है, स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि देश में शासन की व्यवस्था को संभालते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पर तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, परंतु कुछ ऐसे देश है, जैसे भी इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ राजा का शासन चलता है, यानी वहाँ पे शासक वर्ग का शासन होता है, राजा का शासन चलता है। इसी प्रकार देखो, हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति देखो संसद की, कि संसद जो है वो संघीय सूची, संसद संघीय सूची और संवर्ती सूची में जो दिए गए विषय, संघ सूची या संघीय सूची और संवर्ती सूची में जो दिए गए, उल्लेखित किए गए जो भी विषय है, उन पर कानून निर्माण का कार्य कौन करती है? संसद ही करती है। अब देखो, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि संघ सूची और संवर्ती सूची किसे कहते हैं। देखो, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, आपको पता ही है कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, है ना। हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जो 25 भागों में बटी हुई है, परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें 7वीं अनुसूची ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है, उसमें इन सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो उसमें आपको पता है कि कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं, उसमें कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि किस विषय के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किस विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, इसके बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। तो देखो, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि बात आती है संघ सूची की, तो देखो, भारतीय जो संविधान में अगर अपन संघ सूची की बात करें तो संघ सूची जो है उसमें जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था तो उस समय उसमें 97 विषय थे, और वर्तमान में आज आपको पता है कि उसके अंदर 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषयों का उल्लेख किया गया है। यदि हम बात करें कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि संघ सूची के अंदर जैसे आज हमारे भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, यानी सेना से संबंधित कोई भी है तो वो सब आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। हमारे भारत की जो जनगणना है, जनगणना से संबंधित जो टॉपिक है वो भी इसी के अंदर आएंगे। इसके बाद में आपको पता है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई जिसको अपन कहते हैं, रक्षा से संबंधित है, ये मान लो विदेशी मामले हैं, तो ये सब के सब मुद्दे जो है ये हमारे जो संघ सूची से संबंधित है, यानी ये सब के सब संघ सूची में आते हैं। अब देखो, अब बात आ रही है कि समवर्ती सूची की। अभी मैंने आपको बताया था कि संसद जो है वो संघीय सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून का निर्माण करती है। तो समवर्ती सूची में आपको पता है कि कौन कौन से विषय आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि समवर्ती सूची जो किस देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची हमारे भारत देश में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कौन से देश है ना? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब देखो, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि समवर्ती जो सूची है ना, समवर्ती सूची की जो विषय है उनके ऊपर आपको पता है कि समवर्ती सूची के विषयों में संघीय संसद, मतलब कि संघीय संसद यानी कि केंद्र सरकार और राज्य की जो सरकारें या राज्य विधानमंडल की जो सरकारें हैं, वो दोनों मिलकर के कानूनों का निर्माण कर सकती है, दोनों मिलकर के कानूनों का निर्माण कर सकती है। पर अगर मान लो, जैसे कि मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी बात को लेकर के कोई पारस्परिक मतभेद हो गया या पारस्परिक मान लो कोई विरोध हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है वही मान्य होगा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा समवर्ती सूची में। अब देखिए, समवर्ती सूची में मैं आपको बताता हूं कि यहाँ
इसके संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको जनगणना के बारे में बताया था संघ सूची में, वैसे इसके अंदर परिवार नियोजन है, या मान लो शिक्षा से संबंधित है, या जैसे कि मान लो दीवानी न्यायालय है, या फौजदारी न्यायालय है ना, ये जो फौजदारी जो मुकदमे वगैरह होते हैं ये है ना, कारखाने हैं, ये सब संवर्ती सूची के विषय है ना। तो इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकती है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, कोई पारस्परिक मतभेद हो जाए, पारस्परिक विरोध हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है वही मान्य होगा। अब देखिए मैं अपन पढ़ते हैं, देखो अगली शक्ति की ओर, कि जो संसद है वो संघ सूची संवर्ती सूची के अलावा, अभी जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे राज्य सूची की बात आ रही है ना, तो राज्य सूची का भी मैं आपको बता देता हूं कि राज्य सूची में राज्य की सरकारें कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य की सरकारें कानून बनाती है। परंतु कभी कभी अगर मान लो राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार भी इसके अंदर कानून का निर्माण कर सकती है, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, या मान लो राष्ट्र के हित में अगर कोई संबंधित कोई मामला है ना, तो ऐसे कानूनों का निर्माण केंद्र सरकार भी कर सकती है। जैसे भी मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे भी मान लो आज हमारे देश के अंदर मान लो राष्ट्रपति शासन की स्थिति पैदा होती है, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, या मान लो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी उसमें कानूनों का निर्माण कर सकती है। और उसके अलावा देखो कि अगर हम बात करें हमारा देश का जब संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो राज्य सूची है इसके अंदर जो कुल विषय थे वो विषय थे 66, पर हुआ क्या, 42वें संविधान संशोधन में ये 66 विषय की बजाय आज वर्तमान में इसमें 61 विषयों को शामिल किया गया है। और राज्य सूची की अगर अपन बात करें तो इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप देख लो, जैसे भी मान लो राजस्थान पुलिस ले लो आप, हमारे राज्य की पुलिस है, या मान लो राज्य में न्यायालय है, या जिले के अस्पताल है, या मान लो सिंचाई से संबंधित है, या कृषि से संबंधित है, ये जो मुद्दे हैं ये सब विषय आपको पता है कि राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। तो हमने संघ सूची के बारे में मैंने आपको बताया, राज्य सूची के बारे में मैंने आपको बता दिया, संवर्ती सूची के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ जो बात आ रही है कि हमने विधायी शक्तियां पढ़ी है, मुख्य रूप से अपने को यही ध्यान रखनी है, अपने सिलेबस के अनुसार यही है। पर अब देखो विधायी शक्तियों में मैं आपको और भी बता सकता हूँ कि विधायी शक्ति मतलब विधायी शक्ति में और अपन किस तरह से इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लो विधायी शक्ति का नाम विधि यानी कानून होता है, कोई विधि से संबंधित, या मान लो कोई अधिनियम पारित किया जाए, कोई अधिनियम बनाना, कोई नियम बनाना, है ना। जैसे कि आपने आए दिन कभी न्यूज में देखा होगा, कभी ना कभी आपको पता होना चाहिए कि न्यूज में आता ही रहता है कि लोकसभा में राज्यसभा में किसी संविधान के संशोधन की बात चलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी देखो हमारे भारत में जो अभी जम्मू कश्मीर का विवाद हुआ था, अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, तो ये संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं आए दिन चलती रहती है। पर कोई भी कानून आपको पता है कि जैसे मानो लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो गया, कोई भी कानून विधेयक पारित हो गया, जब तक मान लो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर स्वीकृति न दे दी जाए, उसके ऊपर हस्ताक्षर न कर दिए जाए, तब तक वो कानून पारित नहीं होगा, तब तक वो कानून लागू नहीं होगा। तो हमें विशेष तौर से इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देश में जो भी लागू होने वाले जो भी नियम कानून है ना, मतलब कि देश में अगर मान लो कोई भी नियम बनाना है या कोई भी कानून बनाना है, तो कानून बनाने की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, भारत की संसद के पास है। यानी संसद में आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर के क्या करती है, तीनों मिलकर के कानून का निर्माण करती है। यानी विधेयक जो होते हैं उन विधेयकों के माध्यम से विधेयक पारित किए जाते हैं, और विधेयक पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ वो कानून पारित हो जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता है कि जैसे अब हम संसद की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये दिया भी गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, और आपको पता है कि राज्य की जो सरकार है उनको भी काफी हद तक शक्तियां प्रदान की गई है, राज्य की सरकारों को भी काफी हद तक शक्तियां प्रदान की गई है। तो ये विधायी शक्तियां थी, और अपन अपने सिलेबस के हिसाब से, और अगले टॉपिक में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आपको पूरी अच्छे से हल करूंगा इन शक्तियों के बारे में कि विधायी शक्ति किसे कहते हैं, विधायी शक्ति, भारत की संसद में विधायी शक्तियां क्या कार्य करती है ना, ये सब के सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अगली शक्ति में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।